हेलो स्टूडेंट। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था। आज अपने पास है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। सेम वही कॉन्सेप्ट है। उस क्वेश्चन में आपको बोला हुआ था कि जो फर्स्ट कॉलम आपके पास है, ठीक है, फर्स्ट कॉलम के लिए आपको क्या करना है, माइनर एंड को फैक्टर आपको फाइंड आउट करने हैं, उप सारणिक और सेक हैंड ज्ञात करने हैं, और उस सारणिक का क्या करना है, उस डिटर्मिनेंट का क्या करना है, उनकी हेल्प से आपको वैल्यू भी जो मान है वो भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास है एच जी एंड एच बी एफ एंड जी एफ एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो 3x3 का डिटर्मिनेंट है, तो फर्स्ट कॉलम के लिए अपने को माइनर्स निकालने के लिए बोला है, माइनर्स। ठीक है, माइनर्स क्या हो जाएंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे अपन उसको, उप सारणिक। ठीक है, तो मैं फर्स्ट कॉलम के जो भी एलिमेंट हैं कौन है, A11, 21 और 31, तो मैं क्या फाइंड आउट करूँगा, M11, M21 और M31, क्योंकि मुझे क्या करना है, फर्स्ट जो कॉलम है, जो पहला स्तंभ है, उसी के लिए क्या करने हैं, माइनर्स निकालने हैं, उसी के लिए कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे 1 के लिए, तो जिस रो में और जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे, तो क्या आएगा, बी एफ और एफ सी। तो अब अपन इसको बार बार छोटो डिटर्मिनेंट नहीं बनाएंगे, अब डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। बी एफ सी है, तो बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बी सी, और एफ को एफ से करेंगे तो आएगा एफ स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, इसी तरीके से अपन करेंगे M21, तो यहाँ पे 21 है, तो ये जिस रो में है और ये जिस कॉलम में है उसको छुपा दिया, तो क्या है, एच जी एफ सी। तो एच को सी से करेंगे तो सी एच आ जाएगा, और एफ को जी से करेंगे तो आ जाएगा जी एफ। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस। फिर 31 के लिए करेंगे, तो जिस कॉलम में जिस रो में है उसको छुपा देंगे। ठीक है, उसके बाद में ये 4 टर्म्स आएगी अपने पास। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ एच और माइनस का बी जी। ठीक है, तो ये M11, M21 और M31 अपने को मिल चुका है। नेक्स्ट अपन इसमें निकालते हैं इसके कोफैक्टर्स। ठीक है, सेकंड, हिंदी में क्या बोलेंगे इनको, सेकंड। उसको किसे लिखेंगे, कैपिटल F11 से, कैपिटल F21 से और कैपिटल F31 से। तो 11 मतलब इवन नंबर है, सम संख्या है, तो जो एज इट इज रहेगा तो क्या आ जाएगा, बी सी माइनस एफ स्क्वायर। और यहाँ पे 21 है, तो 21 क्या हो गया, 3 ओड है, विषम है, तो साइन चेंज करना है, तो सी एच माइनस जी एफ है, इसका साइन चेंज करेंगे तो माइनस वाला प्लस का और प्लस वाला माइनस का, तो ये हो जाएगा जी एफ माइनस सी एच। और 31 क्या बना, 4 क्या इवन नंबर, सम संख्या है, तो एज इट इज रहेगा एफ एच माइनस बी जी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने क्या करें, माइनर्स और कोफैक्टर्स बना लिए किसके, फर्स्ट कॉलम के। अब अपने को क्या करना है, इनकी हेल्प से इनको सॉल्व भी करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, जो एलिमेंट आपको जिसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है अपने को, C1 कॉलम के, मतलब फर्स्ट कॉलम के, तो उसके एलिमेंट A11, A21 और A31, इनके साथ मल्टीप्लाई क्या करना है, उन्हीं के कोफैक्टर्स। तो क्या आएगा, F11 प्लस A21 के साथ F21 प्लस A31 के साथ F31, तो इससे अपने को क्या मिलेगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे वैल्यूज रख देता हूँ। ये कितना है, A है, A11 कितना है, A है, और F11 क्या है, बी सी माइनस एफ स्क्वायर। फिर क्या है, प्लस A21, तो A21 अपने पास है H, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, F21 से। F21 क्या है आपके पास, जी एफ माइनस सी एच। ठीक है, प्लस फिर A31 वो कितना है, G, वो मल्टीप्लाई किससे होगा, F31 से, वो कितना है, एफ एच माइनस बी जी। अब अपन इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर, फिर H को जी एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एच जी एफ, फिर माइनस सी एच स्क्वायर। ठीक है, फिर G को करेंगे तो आएगा एफ जी एच या एच जी एफ, जो भी बन रहा है। ठीक है, एच जी एफ लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, जब जी बी जी स्क्वायर से होगा तो प्लस और माइनस माइनस, ये हो जाएगा बी जी स्क्वायर। ठीक है, तो कुल मिला के अपने को जो वैल्यू मिली है उसमें आप देख रहे हो कि जो एच जी एफ है और एच जी एफ है वो कितनी बार है, 2 बार, तो ए बी सी प्लस 2 टाइम्स एच जी एफ एंड माइनस ए एफ स्क्वायर
माइनस BG² और माइनस का CH²। तो इस तरीके से आपको क्या होगा, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे का वैसे ही सेम टू सेम आपके पास क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें आपको मिला ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² और माइनस CH²। क्लियर है। इसी में नेक्स्ट अपने पास है सिक्स्थ क्वेश्चन, जिसमें बोला आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें भी अपन ने वैल्यू निकाली है, लेकिन अपन ने इसमें किसको यूज़ किया, एलिमेंट्स को और उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को। क्लियर हो रहा है। अब जो नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है उसको अपन देखते हैं, उसको कैसे करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपके पास है वो वैल्यूज़ दे रखी है, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन नहीं करा है कि किसकी अकॉर्डिंग अपने को सॉल्व करा है। तो अपन जैसे मैंने आपको बताया था कि जो 3×3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं अपन, उसी तरीके से सिंपल सॉल्व कर देंगे। ठीक है। अभी अपन जब 4.2 स्टार्ट करेंगे तो अपन सीखेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ से अपने को कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो 3 - 11 1 5 0 0, ठीक है। फिर -10 3 0। अगर अब मैंने आपको बोला था कि आप इसको 6 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, R1 के अकॉर्डिंग, R2 के अकॉर्डिंग, R3 के अकॉर्डिंग, C1 के अकॉर्डिंग, C2 के अकॉर्डिंग, C3 के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मैं अब आगे अपन जो बात करेंगे 4.2 में, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जिस रो या जिस कॉलम में, है ना, ध्यान से सुनना, जिस रो या जिस कॉलम में ज़्यादा जीरो हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, जो जीरो हो, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को सॉल्व करना चाहिए, ताकि वहाँ पे कैलकुलेशन कम से कम हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, सेकंड रो में आपके पास क्या है, 2 0 है, या थर्ड कॉलम में आपके पास क्या है, 2 0 है, तो उससे आपको कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़ेगी। ठीक है। अदरवाइज आप जिसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। ठीक है। जैसे लाइक मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको R2 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू R2, सेकेंड रो के अकॉर्डिंग। तो सेकेंड रो के जो भी एलिमेंट है उनको मैं लिख लेता हूँ, है ना। तो क्या है, 5 0 0। ठीक है। फिर क्या बोला था, छोटू डिटर्मिनेंट बनाने हैं। ठीक है। इनके आगे क्या करने हैं, छोटू डिटर्मिनेंट बनाने हैं। अब अपने को ये देखना है कि जो 5 है वो क्या है, A21 है, 0 है वो क्या है, A22 है, और ये वाला 0 क्या है, A23 है। तो फिर मैंने आपको साइन चेंज करने के लिए बोला था, जो यहाँ पे क्या है, 2 और 1 है, 2 और 1 आपके पास क्या होगा, 3 क्या है, ओड है ना, विषम संख्या है, तो इसका साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का। जैसे अपन जब फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करते हैं तो यहाँ पे जो 1 2 बनता है उसका साइन अपन चेंज करते हैं, है ना। अब 2 2 है तो 2 2 तो क्या रहेगा अपने पास, यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, और 2 3 है तो 2 3 क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब यहाँ पे आप नोटिस करो तो मुझे इसको और इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आएगा वो फाइनली मल्टीप्लाई किससे होने वाला है, 0 से। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मैंने बोला था उस रो या उस कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास क्या हो, 0 हो। तो यहाँ पर आप R2 के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो भी आपको बहुत ईजीली आंसर मिलेगा, और C3 के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो भी इजीली आंसर मिलेगा, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। अदरवाइज आप चाहो तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ बोला हुआ नहीं है तो अब 5 के लिए बात करें तो 5 जिस रो में है और 5 जिस कॉलम में है, तो उसको मैं छुपा दिया तो क्या आएगा, -11 1 और 3 0, -11 1 3 0। तो इसको सॉल्व कर देंगे। 0 को -11 से करेंगे तो 0, और 3 को 1 से करेंगे तो 3। तो जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में क्या आएगा, माइनस। तो -5 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 15। तो ये आपको क्या होगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा 6th क्वेश्चन का। ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब कि अपन 3×3 के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इसी में 4.1 में अपने पास है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपके पास है 1AB माइनस A1B माइनस A1 सॉरी B नहीं है यहाँ पे C है, एंड -B माइनस C और 1। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो कंडीशन है उस हिसाब से वापस क्या है, 3×3 का है। तो बट यहाँ पे जो मैंने बोला था लास्ट क्वेश्चन में कि ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहिए, तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, किसी के भी अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे R1 के अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर देता हूँ इसको, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1A और B, 1A और B लिख ले। ये क्या है, A11, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, इसके साथ छोटू डिटर्मिनेंट आ जाएगा। फिर ये क्या है, A12, तो 1 और 2 क्या हुआ, 3, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का।
और यहाँ पे b तो ये क्या है 1 3 है, तो ये क्या रहेगा प्लस ही रहेगा, इसके साथ छोटो डिटर्मिनेंट आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। अपन 1 के लिए बात करेंगे तो 1 जिस कॉलम में है जिस रो में है उसको छुपा दिया, तो 1c माइनस सी 1, तो 1c माइनस सी 1। फिर a के लिए करेंगे तो a जिस रो में है और a जिस कॉलम में है उसको छुपा दिया तो क्या आएगा माइनस a, जिस रो में जिस कॉलम में है छुपा दिया तो क्या आएगा माइनस ए सी माइनस बी 1, माइनस ए सी माइनस बी 1। फिर b के लिए बात करेंगे तो b जिस कॉलम में है जिस रो में है छुपा दिया माइनस ए 1 माइनस बी, माइनस ए 1 माइनस बी माइनस सी। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस सी को जब सी से करेंगे तो माइनस का सी स्क्वायर आएगा, और जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस और आएगा, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस ए। फिर वापस 1 को माइनस ए से करेंगे तो माइनस ए, माइनस बी को सी से करेंगे तो माइनस बी सी, एक माइनस और आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का बी सी प्लस बी। फिर माइनस ए को माइनस सी से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का ए सी, और माइनस बी को 1 से करेंगे तो माइनस बी आएगा, एक माइनस और जाएगा जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस बी। ऐसे अपन डायरेक्ट अब थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस सी स्क्वायर। फिर माइनस ए को माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ए स्क्वायर। फिर माइनस ए को बी सी से करेंगे तो माइनस का ए बी सी। फिर b को ac से करेंगे तो क्या आ जाएगा abc। फिर b को b से करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस abc और प्लस abc कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो इस तरीके से अपन ने क्या करा, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीख लिया, कैसे उसके माइनर्स फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में अपन ने बात कर ली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। ठीक है, तो आपको एक्चुअल में उनका जो स्टेटमेंट है उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, उनको प्रॉपर्टीज़ को समझना है कि कैसे प्रॉपर्टी अपने को क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। क्योंकि 4.2 में जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनको अपन प्रॉपर्टीज़ लगा के सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो उनके आंसर भी आपको ईजिली नहीं मिलेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर प्रॉपर्टी से सॉल्व करोगे तो बहुत ईजिली आपको क्या होगी आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, सारणिकों के गुणधर्म। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आपके पास है, ठीक है, फर्स्ट जो आपके पास प्रॉपर्टी है, पहला जो गुणधर्म है उसमें आपके पास क्या है कि सपोज अपने पास कोई डिटर्मिनेंट है। ठीक है, 1 0 5 2 1 0 और 1 -3 0 ऐसे। तो अगर इस डिटर्मिनेंट की मैं वैल्यू निकालूं, ठीक है, ध्यान से समझना, मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, पहले मैंने 1 ले लिया, 0 ले लिया और 5 ले लिया। 1 0 और 5 है ना, मैं थोड़ा अभी डायरेक्ट करूँगा। 1 को ले लिया तो क्या करना है, 1 जिस रो में जिस कॉलम में है उसको छुपा दिया, तो 1 0 -3 0। तो 0 को 1 से करेंगे तो 0, -3 को 0 से करेंगे तो 0। तो फाइनली यहाँ पे क्या आ गया 0। फिर यहाँ पे -0 आएगा, साइन चेंज करते हैं क्योंकि ये 1 2 है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो फाइनली मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 0 ही लिख देता हूँ। फिर 5 के लिए बात करेंगे तो 5 क्या आएगा प्लस का ही आएगा। फिर 5 जिस कॉलम में है जिस रो में है उसको छुपा दिया, तो -3 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 6, और 1 को 1 से करेंगे तो माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ 1 को 0 से करा तो 0, -0 + 5 × -7, तो आपको क्या मिल जाएगी वैल्यू माइनस का 35। ठीक है ना, 5 × -7 करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -35 वैल्यू आ जाएगी। अब जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये बोल रही है, जैसे अपन ने मैट्रिक्स में पढ़ा था, कि अगर इस डिटर्मिनेंट में रो को और कॉलम को चेंज कर दिया जाए, रो को और कॉलम को चेंज कर दिया जाए, मतलब इन शॉर्ट इसका ट्रांसपोज कर दिया जाए, है ना, परिवर्त कर दिया जाए, रो को कॉलम बना दे और कॉलम को रो बना दे, तो क्या बनेगा 1 2 1 1 2 1। फिर क्या आएगा, अब मतलब जो फर्स्ट कॉलम है उसको मैंने फर्स्ट रो बना दी, ठीक है, और जो सेकंड कॉलम है उसको सेकंड रो, 0 1 -3 और 5 0 0।
तो अगर अपन डिटर्मिनेंट में क्या करा, जो रो था उसको कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया, इन शॉर्ट मैंने क्या करा वहाँ पे उसका ट्रांसपोज कर दिया, परिवर्त कर दिया। तो अब अगर अपन इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, -35 ही आएगी। तो अगर किसी क्वेश्चन में अपने को रिक्वायरमेंट होती है कि अपने को यहाँ पे उसको डिटर्मिनेंट को उसका जो ट्रांसपोज है उसको यूज़ करना, उसके परिवर्त को यूज़ करना है, मतलब जो चीज़ आपके पास रो में आ रही है अगर आपको वो कॉलम में चाहिए, वो क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इट मीन्स अपन ये चेंज वहाँ पे कर सकते हैं अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपके पास? सेकंड प्रॉपर्टी में आपके पास है कि अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है जिसमें आपके पास है जैसे सपोज 1 2 3, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं ABC, और यहाँ पे लिख लेते हैं अपन 4 5 और 6, ठीक है। अगर इस डिटर्मिनेंट में आपको पर्टिकुलर किसी रो को या पर्टिकुलर किसी कॉलम को इंटरचेंज करना है तो आप कर सकते हो। कैसे करना है ना, तो पर्टिकुलर रो को या पर्टिकुलर कॉलम को अपन करेंगे, ठीक है ना। तो कॉलम को कॉलम के साथ इंटरचेंज करेंगे और रो को रो के साथ इंटरचेंज करेंगे। रो को और कॉलम को इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। इंटरचेंज करने का मतलब सपोज ये क्या है, अपने पास R1 है और ये अपने पास क्या है, R2 है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी ये बोलती है कि आप R1 की जगह R2 को लिख दो और R2 की जगह R1 को लिख दो, R1 की जगह R2 को लिख दो और R2 की जगह R1 को लिख दो। तो इसके लिए ये एरो वाला साइन बनेगा, इसमें इधर भी ऐसे अपन एरो बनाएंगे और इधर भी क्या बनाएंगे, ऐसे एरो बनाएंगे, है ना। ये सेकंड प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें आपको ऐसे एरो बनाना है, बाकी किसी में भी इस टाइप का एरो नहीं बनाना है। तो डिटर्मिनेंट में क्या चेंज होंगे, ठीक है, R1 की जगह R2 कर दिया और R2 की जगह R1 को। तो ये ABC जो आपके पास R2 में है वो ABC किस में आ जाएंगे, R1 में, और R1 में जो 1 2 3 है वो किस में आ जाएंगे, R2 में। R3 के लिए कुछ नहीं बोला है तो R3 एज इट इज़ रहेगा। ऐसा करने पर क्या होगा, डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। जो भी फाइनल आंसर आ रहा है उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। सपोज इसका आंसर आपके पास जो भी आ रहा है, सपोज यहाँ पे आंसर आ रहा है 5 ABC, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -5 ABC, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की कि अगर आप रो को या कॉलम को इंटरचेंज करोगे आपस में तो वहाँ पे किसका फ़र्क पड़ेगा, माइनस का। सपोज अब ये कंडीशन बनी है, इसमें आप इंटरेस्टेड हो कि आपको कॉलम को इंटरचेंज करना है तो अगेन फिर से माइनस आएगा। जैसे C2 की जगह आपको C3 करना है और C3 की जगह C2 करना है, तो C2 की जगह C3 और C3 की जगह C2। तो क्या करेंगे अपन, A1 4, तो यहाँ पे C1 तो एज इट इज़ आ गया, जो माइनस था इसके साथ चल रहा था वो एज इट इज़ आ गया, A1 4 एज इट इज़ आ गया। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ कि C2 की जगह C3 आए और C3 की जगह C2 आए, तो यहाँ पे इनको चेंज करना है। तो B25 C2 है, इसकी जगह कौन आ जाएगा, C3 6, है ना, C3 6। अब जहाँ पे अपने पास क्या है, C2 है, वो C2 कहाँ चला जाएगा, C3 पे, तो क्या हो जाएगा B2 और 5, ऐसे मैं चेंज कर सकता हूँ। तो अगेन जब मैंने ये पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो क्या आया, माइनस, और दोबारा से मैंने इस टाइप की प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो फिर क्या आएगा, एक और माइनस आएगा। जितनी बार भी ऐसे आप चेंज करोगे तो उतनी बार आपको क्या मिलेगा, जो डिटर्मिनेंट होगी उसमें चेंज किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो जैसे 2 बार चेंज की तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो वापस मतलब इसका और इसका आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला। अगर एक चेंज करोगे तो माइनस आएगा, दोबारा चेंज करोगे तो फिर माइनस आएगा। ऐसे नहीं कर सकते अपन कि एक रो की जगह आपने क्या कर दिया, C3 कर दिया या C3 की जगह रो कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते। रो को रो से इंटरचेंज कर सकते हैं, कॉलम्स को कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं, इस तरीके से ये अपन अप्लाई नहीं कर सकते। और चेंज करने पर क्या होगा, एक बार चेंज करोगे तो माइनस आएगा, दोबारा चेंज करोगे तो माइनस आएगा, फिर चेंज करोगे तो माइनस आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी सेकंड है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास है, ठीक है। इनकी डिटेल है वो बुक में थ्योरी में लिखी हुई है, आप आराम से उसको पढ़ भी सकते हो अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम के जो एलिमेंट है वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल होने का मतलब अपने पास एलिमेंट क्या है, सेम है। जैसे R1 में क्या है, ABC, और यहाँ पे भी क्या है, ABC, सेम टू सेम। ऐसे नहीं चाहिए यहाँ पे आ जाए BCA, तो उसको नहीं बोलेंगे, एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ ABC है और यहाँ पे क्या है, ABC है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 0।
सपोज अगर ये रो में नहीं होके कॉलम में होता तो 1 2 3 ABC और ABC, तो C1 और C2 और C3 क्या आपके पास आइडेंटिकल है, मतलब इनके एलिमेंट क्या एकदम सेम है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ऐसा थर्ड प्रॉपर्टी आपको बोलती है। ठीक है, इसी के साथ मैं एक प्रॉपर्टी और ऐड कर देता हूँ जो 8th नंबर पे दे रखी है, तो वो इसी के साथ ऐड कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 8th प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो, जैसे R1 के सारे एलिमेंट क्या है, 0 है और बाकी आपको कुछ अलग मिल रहा है ना। R1 के सारे एलिमेंट क्या है, 0 है, तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, और अगर यही सेम बात अप्लाई है किसमें, कॉलम में, ये 8th प्रॉपर्टी है ना, कि यहाँ पे आप देख रहे हो जो C2 कॉलम है उसके सारे एलिमेंट आपके पास क्या है, 0 है, तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो प्रॉपर्टी थर्ड में 2 रो या 2 कॉलम क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल, मतलब उनके जो एलिमेंट्स है वो सेम होनी चाहिए, उस कंडीशन में आंसर 0 मिलेगा। और प्रॉपर्टी 8 में क्या है कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है प्रॉपर्टी 4। इनको कैसे अप्लाई करना है वो मैं अभी समझाऊंगा। पहले आप ये देखो कि आपके पास प्रॉपर्टीज़ है वो कौन कौन सी है और कैसे अपन इनको अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टी 4 में आपके पास क्या है कि अगर आप पर्टिकुलर, जैसे सपोज मैं एक डिटर्मिनेंट बना लेता हूँ ABC 1 2 3 और 4 5 6। ठीक है, अब ये जो डिटर्मिनेंट है मुझे क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट का नाम सपोज कैपिटल A है ना। इस डिटर्मिनेंट को मुझे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करना है। मैट्रिक्स में अगर आप क्या करते हो, सपोज मैं B एक मैट्रिक्स लेता हूँ ना, 2 3 4 5। मैट्रिक्स में अगर मुझे यहाँ पे 2B चाहिए तो अपन क्या करते हैं, मैट्रिक्स के जितने भी अंदर एलिमेंट हैं उन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लाइक यहाँ पे 2 है तो 4 हो जाएगा, 3 है तो 6 हो जाएगा, 4 है तो 8 हो जाएगा, 5 है तो 10 हो जाएगा। बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होगा। डिटर्मिनेंट में अगर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, सपोज मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, तो जो मल्टीप्लाई वाला 2 है, आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 से ही क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना। तो मुझे इस साइड भी चेंज करना पड़ेगा ही। मैं बता रहा हूँ कि मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही कॉमन निकालेंगे अपन। ये दोनों चीज़ें 4th प्रॉपर्टी में इंक्लूडेड है, ABC 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे आप जब इस 2 को जो मल्टीप्लाई में है या जो डिवाइड में है, इसको अगर आप अंदर ट्रांसफ़र करोगे तो या तो ये पर्टिकुलर किसी रो में जाएगा या पर्टिकुलर किसी कॉलम में जाएगा, ये ध्यान रखना। जैसे सपोज यहाँ पे 2 था तो मैंने 1 × 2 लिखा। अब इस 2 को क्या कर रहा हूँ, मैं अंदर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो 2 आ रहा है वो आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना है। सबके पास नहीं भेजना है मैट्रिक्स की तरह कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 ना। आपको पर्टिकुलर किसी रो या पर्टिकुलर किसी कॉलम में क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपको बताना पड़ेगा, सपोज कि यहाँ पे R1 था और मैंने R1 की जगह क्या किया, 2R1। R1 की जगह क्या किया, 2R1, और ऐसे एरो का साइन बनाना है। और जब मैंने सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी तब मैंने आपको बताया था ये साइन बनाना है इंटरचेंज वाला, ये केवल सेकंड प्रॉपर्टी में ही लगेगा। बाकी 4th प्रॉपर्टी से आगे जो भी मैं प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा उसमें ये सिंगल एरो लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे R1 की जगह क्या कर दिया आपने, 2R1, तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, और ये 2 डिवाइड वाला एज इट इज़ है। अब ये 2 मल्टीप्लाई अंदर किस में जाएगा, R1 में जाएगा, क्योंकि मैंने इसको R1 में भेजा है। अगर आपको ज़रूरत है इसको आपको C2 कॉलम में भेजना है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, C2, यहाँ पे ऐसे एरो का साइन बनाओगे, फिर क्या लिखोगे, 2C2। पर्टिकुलर रो में जाएगा या पर्टिकुलर कॉलम में जाएगा। तो यहाँ R1 में भेजना है तो कैसे होगा, ये 2A 2B और 2C, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। समझ में आ रही है बात। तो इसी तरीके से आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हो कि आपको ये चाहिए C1 में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2C1। तो ये 2 केवल कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, 2A 2 × 1 2 2 × 4 क्या हो जाएगा, 8। तो पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में जाएगा। और जैसे ही अपन क्या करेंगे, किसी डिटर्मिनेंट में अगर कॉमन चाहिए अपने को कुछ भी, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है तो वो भी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से आएगा। सपोज़ यहाँ पे आपके पास है A², यहाँ पे है AB और यहाँ पे A3, यहाँ पे 1 2 3
5 -1 और 0 ऐसे है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो C1 कॉलम है आपके पास, जो C1 कॉलम है उन सब में यहाँ पे क्या है A², यहाँ पे है A और यहाँ पे क्या है A³। तो आप इंटरेस्टेड हो कि यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है वो क्वेश्चन देख के पता चलेगा आपको कि इसमें से कॉमन निकालना है कि नहीं निकालना है, निकाल रहा हूँ तो मेरा कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अपन जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मल्टीप्लाई करना है तो पर्टिकुलर रो या कॉलम में जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कॉमन लेना है तो पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से ही कॉमन आएगा। तो अगर आप क्या कर रहे हो, इसको कॉमन ले रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4 मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1। क्या कॉमन ले रहे हो, ए को, तो लिख दिया ए टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1। तो C1 जो कॉलम है मतलब फर्स्ट कॉलम है उसमें से आप क्या कर रहे हो, ए को उबेनिस ले रहे हो जो कॉमन है उसको, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ए क्या होगा, बाहर आ जाएगा, कॉमन आके क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अब इस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, A² का A हो जाएगा, AB का B आ जाएगा और A³ का क्या हो जाएगा, A² आ जाएगा। और बाकी सब में कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो प्रॉपर्टी 4 क्या बोलती है, अब इसको ए को अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप पर्टिकुलर किसी कॉलम में भेजोगे या पर्टिकुलर किसी रो में भेजोगे जहाँ पे आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो उसी टाइप से आपके पास पर्टिकुलर रो और कॉलम में से क्या होगा, वो कॉमन आएगा, ठीक है। ये आपको मैंने आज 4 प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दी है। फिर अपन प्रॉपर्टी 5 है उसको भी देखेंगे, ठीक है, जो अपने पास यूज़फुल है। बट ये एक ही एग्जाम्पल ऐसा है अपनी बुक में जिसमें प्रॉपर्टी 5 अप्लाई होगी, ठीक है, और एक ही क्वेश्चन बोल सकते हैं अपन। और प्रॉपर्टी 6, तो प्रॉपर्टी 6 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन प्रॉपर्टीज़ की जो मेन हेडिंग है उनको आप अच्छे से उसके नोट्स बना सकते हो और जैसे मैंने आपको समझाया है वैसे समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।